रेजर हैंड बंद। तो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए? यहां तक हमने बात कर ली थी, यहां से हम आगे पढ़ेंगे। चलो भाई, कई क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं। मैनी वायरल डिजीजेस आल्सो कॉज, मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। राइनो वायरस। जब कभी मैं कोई चीज रेड से अंडरलाइन करूँ ना, तो याद रखना वो डायरेक्ट लाइन में से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा भी जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भी आता है। तो राइनो वायरस जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है, और इस इन्फेक्शन को कॉमन कोल्ड कहा जाता है। ये इन्फेक्शन नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो रहता है, लेकिन नीचे लंग्स में नहीं जाता। कुछ और भी वायरस हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्शन करके नीचे लंग्स में चले जाते हैं, जैसे कोविड-19 वाला वायरस है ना, वो अलग है। तो कॉमन कोल्ड में होता क्या है कि इसके अंदर नाक बह रही है, कंजेशन हो रहा है। चलो कमेंट्स मत करो, 1-2 मिनट के लिए लाइट गई है, फिर आ जाएगी, सुनते जाइए। तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है, सोर थ्रोट, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं कोविड वगैरह जो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, मैंने बताया था आपको। गला खराब होता है, आवाज भारी हो जाती है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, थकान रहती है। ये कॉमन कोल्ड जनरली ना 3 से 7 दिन तक ही रहती है। और ये कैसे होता है इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट्स। मैंने आपको बताया था कि एक से दूसरे को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लैग हो रहा है, रुको कुछ करते हैं। अभी ठीक है ना, आपकी बार लैग होगा तो करेंगे कुछ। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, और छींक दिया उसकी वजह से थ्रू कफ और स्नीज। कमेंट्स करना बंद कर दो, लैग होना बंद हो जाएगा। हॉर्सनेस मतलब आवाज का भारी हो जाना। तो ये डायरेक्टली इनहेल कर लिया किसी ने उस हवा को, या फिर वो है कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे उसने किसी टेबल पे छींका और वहां अपने हाथ रख दिया, या बुक या कप या डोर दरवाजे का नॉब होता है, इससे ये हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाता है। कुछ और डिजीजेज हैं जैसे कि जो प्रोटोजोआ से होती हैं, जैसे आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। इस डिजीज से हम लोग लड़ रहे हैं बहुत हजारों सालों से, मुझे लगता है। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा पैरासाइट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों को मलेरिया के लिए। डिफरेंट स्पीशीज जो प्लाज्मोडियम की हैं, जैसे वाइवेक्स मलेरिया और फैल्सीपेरम, ये डिफरेंट टाइप के मलेरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से जो फैल्सीपेरम वाला मलेरिया है, ये सबसे सीरियस है और ये फैटल भी हो सकता है। तो फटाफट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखते हैं एक बार। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज ए स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट जो है वो इसकी इन्फेक्शियस स्टेट है। ये रहा आपका नीट का क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे, जब फीमेल एनोफिलीज काटती है, और तो ये फीमेल एनोफिलीज कैरियर है और वेक्टर है। इनिशियली ये कहाँ मल्टीप्लाई करता है? लिवर सेल में। फिर ये अटैक करता है आरबीसीज को, उसकी वजह से आरबीसी रप्चर होते हैं। रप्चर ऑफ आरबीसी रिलीज बिट इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग नेक्स्ट एवरी 3-4 डेज। जब ये फीमेल एनोफिलीज दूसरे एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तो ये एक नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज, तो ये पैरासाइट उसके अंदर आ जाता है, और जहां वो अपना फर्दर डेवलपमेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, और बाद में ये मल्टीप्लाई करके स्पोरोसाइट बना लेता है, जो कि उसके सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाती है। फिर जब ये फीमेल एनोफिलीज एक हेल्दी ह्यूमन को काटती है, तो स्पोरोसाइट उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यही बात ऊपर लिखी थी इन्होंने, ठीक है। इस तरह से इवेंट बार बार चलते रहते हैं। तो इससे समझ में आया कि मलेरिया पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं आज की तारीख में, जो वही प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर रहा है, जिसके 2 होस्ट हैं, एक तो मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन। फीमेल एनोफिलिस इसका वेक्टर है और वही इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। चलिए, तो ये तो हो गया मलेरिया के बारे में, और ये फोटो तो हमने देख ही ली थी यहाँ पे, है ना। अब अगला जो प्रोटोजोआ इन्होंने डिस्कस किया है वो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। इसके अंदर पहले कॉन्स्टिपेशन, बाद में क्रैम्प्स और लूज स्टूल भी हो सकते हैं। और क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मैंने आपको बताया था कि म्यूकस खाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो ये ना आरबीसीज के भी फीड करता है, तो ब्लड क्लॉट्स को भी खा जाता है, मतलब ब्लड को भी खाता है, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है थोड़ी सी एलिमेंट्री कैनाल से। तो फीसिस में म्यूकस और ब्लड क्लॉट दोनों निकलते हैं। अमीबियासिस का मैकेनिकल कैरियर एक हाउस फ्लाई भी है, जो गंदी जगहों पे बैठती है और वहां से खाने के ऊपर जब आती हैं मक्खियां, तो ये इसमें मिला देती हैं अमीबा को, और फीको ओरल रूट्स से ये फैलता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ड्रिंकिंग फूड और वाटर जो है ये कंटेमिनेट हो जाता है। फीकल मटेरियल मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के अमीबियासिस में, याद रखना। फीकल मटेरियल इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। फिर एस्केरिस के बारे में हमने बात करी। एस्केरिस लम्ब्रिकोइडेस एक कॉमन राउंड वॉर्म है, और दूसरा है वाउचरेरिया, ये भी एक निमेटोहेलमिन्थेस है, फिलेरियल वॉर्म। ये हमारे लिए पैथोजेनिक है। एस्केरिस के बारे में बात करें तो ये एस्केरियासिस कॉज करता है। एस्केरिस हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रह के हमारे एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस वगैरह भी खा रहा है, तो अंदर से डैमेज कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल को, तो ब्लीडिंग होगी।
मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया हो सकता है। मेन चीज क्या होती है? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज। इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। फीको ओरल रूट से फैलता है। फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद अपने एग्स को फीसिस के साथ रिलीज कर देती है, जो कंटेमिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट्स में जाते हैं। और हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करता है इन्फेक्शन? वही फीको ओरल रूट से। कोई गंदा पानी या खाना बिना धोए फल खा लिया तो वापस आ गया है। दूसरा है दोस्तों वॉचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अगर आपने मेरे से 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता है वॉचरेरिया क्या होता है। हाथी पाँव काज करता है ना। और हाथी पाँव ही क्यों होता है? हाथी हाथ क्यों नहीं होता? हाथी कान क्यों नहीं होता? क्योंकि वॉचरेरिया को क्यूलेक्स मॉस्किटो कैरी करता है। और मच्छर सिर्फ पैर में काटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मच्छर कहीं भी काट सकता है। याद आया? इधर काटेगा तो भी हाथी पाँव क्यों होगा, कान पे काटेगा तो भी हाथी पाँव ही क्यों होगा, हाथ में काटेगा तो भी हाथी पाँव ही क्यों होगा, सब बताया था मैंने, है ना। ये आपको भी बताऊंगा मैं दोबारा, लेकिन कब? जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक करता है, लिम्फ वेसल्स। तो इसके बारे में एक क्रोनिक इन्फेक्शन स्लोली स्लोली डेवलप होता है जब ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। तो आपके जो स्किन की लिम्फ वेसल्स हैं उनसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता, तो वहां पे इडिमा या स्वेलिंग आ जाती है। जब महीनों सालों ये चलता रहता है तो स्किन फूल कर सूज के मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, हाथी की चमड़ी की तरह। इसे कहा जाता है एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव। ठीक है। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है कुछ ज्यादा ही चित्रकार ने अपनी इमेजिनेशन दौड़ा दी है। इतना भी नहीं होता है जितना बड़ा इसने बना दिया है, इसने गजब ही कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे स्क्रोटल सैक तक का एरिया इफेक्ट हो जाता है पैरों के अलावा। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स तक लिम्स के अलावा इफेक्ट हो जाते हैं और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब ये हेल्दी पर्सन को कैसे ही पैथोजन ट्रांसमिट होता है? वही फिर से एक बार फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। कौन सा वाला? क्यूलेक्स वाला। याद दिया हुआ नहीं पर मैंने बताया आपको। एक और फंजाई है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिंगवॉर्म्स के लिए, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें क्या होता है? रिंग जैसे लीजन्स बन जाते हैं यहाँ। देखो जैसे ये इस आदमी ने ना किसी नाई के यहाँ पे तौलिया यूज करी होगी, तो ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं इसमें। ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा था ना कैसे इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल जाता है। तो ये जांघों पे हो सकता है, आर्म पिट्स पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ड्राई स्किन एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मिस में रहते हैं ये फंजाई, मॉइस्चर ज्यादा होता है वहाँ पे, पनपती है। तो ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। ठीक है, ये इसके मेन सिम्टम है इस डिजीज के। इसके साथ ही बहुत ज्यादा खुजली होती है। हीट एंड मॉइस्चर इस फंजाई को ग्रो करता है। इसकी वजह से स्किन फोल्ड, जैसे फिंगर्स के बीच में भी हो जाता है कभी, यहाँ पे दो फिंगर्स के बीच में, ऐसी जगहों पे ये हो जाता है। रिंग वॉर्म्स जनरली जो होते हैं सॉइल से या टॉवल क्लॉथ या कॉम्ब से भी हो सकता है, या गंदे मतलब जैसे ना बेडशीट बहुत धुला नहीं है ढंग से 2 महीने से और बरसात का मौसम है, उसी बेडशीट पे सो रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें फंगस या कुछ भी डेवलप हो सकता है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। ये तो आपको बात पता ही है। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए, और पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आता है। जैसे पर्सनल हाइजीन में क्या आता है बताइए? अपनी बॉडी क्लीन करना, अच्छा पानी पीना, अच्छा साफ खाना खाना, फल खाना, सब्जी खाना। जबकि पब्लिक हाइजीन में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को सही जगह पर डिस्पोज करना, पानी के रिजर्वायर्स की सफाई करना, स्विमिंग पूल, टैंक, जो भी चीजें हैं उनको उनको सफाई करना, पब्लिक केटरिंग का ध्यान रखना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेवकूफ बनाने वाले कि इनमें से कौन सी चीज पब्लिक हाइजीन का हिस्सा नहीं है, या इनमें से कौन सी चीज पर्सनल हाइजीन का हिस्सा नहीं है। 4-5 ऑप्शन में इधर कर देंगे। तो ये पर्टिकुलरली ये मेजर्स एसेंशियल कहाँ होते हैं? जहां पर कि इन्फेक्शियस डिजीजेस फूड और वाटर से बहुत फैल रही है, जैसे टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस जैसे कि निमोनिया या कॉमन कोल्ड, इन मेजर्स के अलावा आपको पता है हाथों को सैनिटाइज रखना, मास्क पहनना, ये सब भी हमको करना पड़ेगा। ये लिखा है। मलेरिया और फिलेरियासिस जैसी डिजीज का क्या करें? इनके लिए हमको ना वेक्टर पे अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और वेक्टर को अगर मार दें, जो भी वेक्टर है, मच्छर वगैरह, तो फिर इससे कंट्रोल या एलिमिनेट द वेक्टर और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को, तो इसकी वजह से फिर ना हमें बीमारी कम होगी। ये कैसे अचीव हो सकता है? वाटर का स्टैग्नेशन रोकें, कहीं गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर पैदा होने लगते हैं। और कूलरों की क्लीनिंग करें, मच्छरदानी लगाएं। गंबूजिया मछली, ये पता है क्या करती है? ये पानी में जो रहती है तो मच्छर का लार्वा खाती है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल का तरीका है। और इंसेक्टिसाइड्स को गड्ढों में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे मच्छर पनप रहे वहाँ डालें, ड्रेनेज एरिया में, कीचड़ में। दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं उनके अंदर जाली होनी चाहिए, मच्छर जाली। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल जो है ना वेक्टर बोर्न, जैसे एडिस मॉस्किटो बोर्न डिजीज बहुत फैल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, इस पे आता है क्वेश्चन। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ये इनका वेक्टर है डेंगू का, चिकनगुनिया का। ठीक है, फिर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस हैज आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज एनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन आएगा वैक्सीनेशन से, मैं बताऊंगा कैसे किया है। हमने कौन सी डिजीज को लगभग लगभग खत्म कर दिया है? स्मॉल पॉक्स को। और बहुत सारी
डिजीज को हम एक लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल कर चुके हैं वैक्सीनेशन से, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अपन कैसे नई नई तरह की वैक्सीनें बनाई जाती हैं। अरे हिमांशु, अंग्रेजी मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, पहले ये बताओ। ग्रॉस डिफॉर्मिटी मतलब मोटे मोटे बड़ी बड़ी डिफॉर्मिटीज, बड़ा चेंज आ गया, हाथ ही मुड़ गया पूरा। छोटी डिफॉर्मिटी नहीं, ग्रॉस मतलब बड़ी डिफॉर्मिटी। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम। अब नई एंटीबायोटिक्स और वेरियस अदर ड्रग्स ने हमें आजकल इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने का बहुत एक अच्छा तरीका दिया है। तो ये हो गई इसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी। तो दोस्तों, इम्यूनिटी हम पहले खुद पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ एनसीईआरटी पे आएंगे। पर पहला पैराग्राफ चलो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। हम हर दिन हम लोग एक्सपोज होते हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को, लेकिन बहुत थोड़े से एक्सपोजरों से ही, बहुत थोड़े से एक्सपोजर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद को बचाने बचाने में घुसने की कोशिश करता है। तो हमारी 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं जो उसको ऐसा करने से रोकती हैं। ये जो 3 लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ये कैसे कैसे और क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, तो लाइन ऑफ डिफेंसेस 3 हैं। देखिए, भाई चैट रोक दो, अपने लैग नहीं होगा, नहीं तो मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा और वाईफाई से कनेक्टिविटी वापस चालू करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। या तो 2 मिनट का ब्रेक ले लें, 1 मिनट का ब्रेक ले लें, अपनी झंझट ही खत्म करें। गिव मी ए मिनट्स ब्रेक। ये लाइट पता नहीं कब आएगी, मैं इन्वर्टर से वाईफाई चला देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बस। चलो भाई, लाइट जैसे ही मेरा इन्वर्टर की तरफ में बढ़ा, लाइट आ गई। ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 बैरियर होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। मतलब जैसे ना, सपोज ये हमारी बॉडी है और ये एक पैथोजन है जो हमारी बॉडी की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे चक्रव्यूह होता है ना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस जो हमारी बॉडी को बचाती हैं पैथोजन से। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें आते हैं फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मेनली फिजिकल बैरियर्स आते हैं और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेकेंड लाइन में आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स, इनको मैं समझाऊंगा अभी। और जो थर्ड लाइन है, इसके अंदर फिर आता है इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि ये जो पहले 2 बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर और सेल्यूलर बैरियर, ये कौन सी इम्यूनिटी में आते हैं? ये आते हैं इनेट इम्यूनिटी में। बात समझ में आई? तो 3 तरह के बैरियर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड बैरियर इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, और जो थर्ड बैरियर है ये आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो आइए, फर्स्ट बैरियर क्या है, सेकेंड बैरियर क्या है, थर्ड बैरियर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो आइए समझते हैं कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर होते क्या है। जैसे ये आते हैं इनेट इम्यूनिटी में, और सेकेंड लाइन में सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स, ये भी इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो इनको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दोस्तों, इम्यूनिटी जो है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। मैं ये टेबल नहीं बना रहा, पर आप इसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, आप इसको जरूर बनाएंगे। पहले सुनिए, इम्यूनिटी ये कौन से 2 तरह की है, मैंने तो बना दी ना यहाँ पे। एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड, या आप कहो तो मैं आपके साथ बना ही दूँ। चलो हम बना ही लेते हैं साथ साथ। तो दोस्तों, इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो हमारे बाय वर्च्यू ऑफ अवर जेनेटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप होती है। सो इनेट इम्यूनिटी क्यों होती है हमारे अंदर? बाय वर्च्यू ऑफ आवर जेनेटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। दूसरी बात, ये कब से प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट सिंस बर्थ, शुरू से होती है हमारे अंदर। इसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो जो बर्थ से होती है और हमारे जेनेटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप की वजह से होती है, ये कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं।
बर्थ के बाद एक्सपोजर से। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय एक्सपोजर टू पैथोजेंस। जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं उनसे एक्सपोज होकर हम इसको एक्वायर करते हैं। दूसरी बात, जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब एक ही तरह से काम करेगी, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब ये सब पे काम करेगी। ये पैथोजन के लिए अलग अलग तरह से काम करती है, ये स्पेसिफिक है, ये इनके बीच में फर्क है। बाकी डिफरेंसेस एक टेबल में है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स बता देता हूँ। इनेट इम्यूनिटी में दो बैरियर आते हैं, फर्स्ट बैरियर और सेकेंड बैरियर, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों इसमें आ रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड व्हाट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये भी हम देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्चुअली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो बैरियर्स आएंगे ये होते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा फिजियोलॉजिकल। फिजिकल बैरियर और दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर से मेरा मतलब है पैथोजन को अंदर घुसने से हमें रोकना है। तो पैथोजन अंदर घुसने से कैसे रुकेगा? देखो आपको पता है, जैसे स्किन है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो आपको पता है ना वो डेड होती है, पता है कि नहीं? तो हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो डेड है। तो अगर डेड लेयर होगी तो वो पैथोजन को वहां पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसका वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जोग्राफिकल बैरियर होते हैं ना दो कंट्रीज के बीच में, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में डेजर्ट है एक एरिया में, तो वहां से वैसे भी घुसपैठियों का घुसना मुश्किल है, क्योंकि डेजर्ट या इंडिया चाइना के बीच में हिमालय है, उसको क्रॉस करना मुश्किल है। तो ये एक नेचुरल डिफेंस है जो हमें मिला हुआ है। तो डेड लेयर ऑफ स्किन में पैथोजन को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो वहां से तो ये एक फिजिकल बैरियर है। दूसरा म्यूकस में म्यूकोजा, जो म्यूकोजा होती है ये भी पैथोजन को अंदर घुसने से रोकती है, म्यूकोजा वाली लेयर। तो ये जो दो लेयर मैंने आपको बताए ये आते हैं फिजिकल बैरियर में, ठीक है, स्किन और म्यूकोजा। अब स्किन में आपको पता होना चाहिए कि स्किन का पीएच भी एसिडिक होता है ना, डेड लेयर और लो पीएच, तो ये चीजें बचाती हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराता जाता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए चार तरह के बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। पहला था इनेट इम्यूनिटी ना परमानेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कई बार परमानेंट नहीं होती, नॉट ऑलवेज परमानेंट। चलो भाई, दिख रहा है सबको? कोई तकलीफ? सब कुछ ठीक है तो एक बार थम्स अप कर दो। बातें नहीं बस, हाँ ठीक है, समझ गया, सबको सब दिख रहा है। चलो हो गया। तो मैं बात कर रहा था फिजिकल और फिजिकल बैरियर्स की। तो फिजिकल बैरियर दोस्तों दो तरीके के होते हैं, डेड स्किन, स्किन लेयर हो गई, या फिर म्यूकोजा होगी। तो आइए इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पहले कुछ बातें यहाँ देख लें, दोनों में क्या फर्क है। तो जो इनेट इम्यूनिटी है ये सब इसमें होते हैं सभी वो डिफेंस एलिमेंट जिसके साथ वो इंडिविजुअल बॉर्न हुआ है, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ उसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये फर्क समझ में आ गया? ठीक है। चलो दूसरी चीज, इनेट इम्यूनिटी में वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स, कौन से बैरियर्स होते हैं? दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट, जो फॉरेन एजेंट को अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो बैरियर है वो एजेंट को, फॉरेन एजेंट को, मतलब फॉरेन एजेंट या फॉरेन पैथोजन को अंदर आने से नहीं रोकते हैं, अंदर आने के बाद उसे मार देते हैं, मतलब उसे हमें बीमार करने से रोकते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड टी सेल और बी सेल होते हैं जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमर में होती है, ह्यूमर मतलब फ्लूइड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये ह्यूमर यानी फ्लूइड में होती है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब किस में होगी बताओ? ब्लड में और लिम्फ में होगी, है ना। और जो इनेट इम्यूनिटी है ये सारी जिंदगी रहती है, इट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है और लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम वापस अपनी बात पे आते हैं, इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स। तो इनेट इम्यूनिटी हमारा टॉपिक है। हमने देखा कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है और इसके चार बैरियर्स होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर मैंने आपको बताया, जैसे कि स्किन, मैंने आपको पढ़ाया अभी। और
पीएच ऑफ स्किन। अब म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है, यहाँ पे म्यूकोजल सेल्स और सिलिया होते हैं, तो म्यूकस ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर चिपका लेती है, समझे, और सिलिया फिर उसको आगे खिसका देते हैं, चलो भागो यहाँ से, पैथोजन को म्यूकस ने चिपका लिया, सिलिया ने आगे खिसका दिया बाहर निकालने के लिए। तो फिजिकल बैरियर समझ में आया, स्किन और म्यूकोजा। मैंने अभी भी आपको ये वाले दोनों बैरियर्स पढ़ा दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ये दोनों पढ़ा दिए। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पे। दूसरे किस्म के जो बैरियर हैं ये कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूँ। आपके पास हर चीज़ नोट्स में है, लेकिन मेरा यहाँ पे अपलोड करने का रीज़न ये है कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए, ये एज इट इज़, मैं इसमें सारी बातें आती है ना, मैं एज इट इज़ समझाऊंगा आपको अभी। पर हम लिख लिख के करेंगे इसको। चलिए, तो मैंने अभी आपको फिजिकल बैरियर बताया। दूसरे जो बैरियर थे, देखिए ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी लैग खत्म कर देता हूँ। चलो चुप हो जाओ, लैग चला गया। तो वापस से पढ़ाई पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर तीन तरीके के हैं, देखो। मैंने आपको बताया था कोई भी पैथोजन जब अंदर घुसता है हमारी बॉडी के, तो इन्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है बताइए? मल्टीप्लिकेशन। तो जब वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है तो हमें उसको रोकना है। तो मल्टीप्लिकेशन से रोकने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे कहा जाता है फीवर। तो बुखार आना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें बुखार आता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी वजह से पैथोजन को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होती है, तो फीवर। दूसरा है सिक्रीशंस। हमारी बॉडी में कई बार म्यूकोजा में सिक्रीशंस होते हैं, ये, हाँ ये इधर आएगा, मैं इधर उसको एक सेकेंड में। अरे भाई, अब आप, मेरा ध्यान क्या कमेंट्स में चल रहा है, तो मैं इधर गलत लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ पे आइए लाइन। आप मेरे को इधर देखने दो, मेरे को कमेंट सेक्शन में को बंदी करना पड़ेगा लगता है। ये लो, मैं बंदी कर देता हूँ। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है बॉडी का, तो इसको कहते हैं फीवर। फीवर की वजह से मल्टीप्लाई करने से बैक्टीरिया जो है या पैथोजन जो है वो रुकता है। दूसरा सिक्रीशंस। हमारी बॉडी में कई जगहों पे ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जो बैक्टीरिया को अंदर घुसने से रोकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वजाइना के अंदर एसिडिक पीएच होता है, तो ये एसिडिक पीएच की वजह से इजीली इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फीवर हो गया, सिक्रीशंस हो गया। लाइसोजाइम आपने सुना होगा, एसिड हो गया, स्टमक के अंदर एसिड होता है ना। तो स्टमक के अंदर जो एसिड वगैरह होता है, एसिडिक पीएच ऑफ ओरल कैविटी, स्टमक, वजाइना। फिर एक लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भी रोक रहा है। तो एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम क्या है, एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, ये ना बैक्टीरिया को मारता है, पसीने में भी होता है ये। इसके अलावा जो हमारा एसिडिक पीएच है स्टमक वगैरह का, तो ये सब चीज़ें ना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। तो हमने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देखे। इन्हीं बैरियर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। फिजिकल हो गए, और ये वाले जो बैरियर हैं, फीवर, पीएच ऑफ द बॉडी, सिक्रीशंस, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। टीयर्स में भी होता है, सलाइवा में भी होता है, एसिड इन द स्टमक, ये सब ना, ये सब इसको रोकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे और चौथे किस्म के जो बैरियर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, वो है सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो बैरियर्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं
सेलुलर और साइटोकाइन, इनको भी समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स की, फिर बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर्स की। आपने डब्ल्यूबीसीज वगैरह सुने हैं, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स का भी नाम सुना होगा आपने। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, ये सब ना सेलुलर बैरियर में आते हैं। एक और चीज होती है नेचुरल किलर सेल, क्या आपने ये सुना है? एनके सेल्स। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं फैगोसाइट्स की। तो दो तरह के, एक तो न्यूट्रोफिल और एक मैक्रोफेज। आपको पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स यही दोनों होते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। और जो मोनोसाइट्स होते हैं यही बाद में मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दो तरह के सेल्स हैं और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। और ये कैसे फैगोसाइटोसिस करते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में करता हूँ यहाँ पे कि ये फैगोसाइट्स क्या क्या है। यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ ब्लड का एक डायग्राम जो हमने 11वीं में पढ़ा था। हम यहाँ पे ना फैगोसाइट्स में डब्ल्यूबीसीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सेलुलर बैरियर में आते ही डब्ल्यूबीसीज हैं, पर डब्ल्यूबीसीज दो तरह के होते हैं, फैगोसाइटिक भी होते हैं और किलर सेल भी होते हैं। और फैगोसाइटिक में कौन कौन से होते हैं? एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट्स। ठीक है, तो और एनके सेल्स अलग होते हैं। तो चलिए इन सेलुलर बैरियर्स को हम समझ लेते हैं। और इनको समझने के लिए जो सेलुलर बैरियर मैंने लिखे हैं, मैं यहाँ पे आपको इनकी पूरी वंश दिखाता हूँ। याद करना, ये हमने ना ब्लड में पढ़ा था, थोड़ा सा इसका रिवीजन फिलहाल यहाँ पर जरूरी है। तो एक बार और देखते हैं। ये वाला डायग्राम आपको याद होगा। जो पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देखिए, जीरो से पढ़ रहे हैं इसको हम। जो हमारी बोन होती है ना, हमारी बोन के अंदर, जैसे हमारी बोन है, तो बोन के अंदर बोन मैरो होता है, आपको पता है। बोन मैरो, मैरो के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है पता है? माइलो, याद रखना। ग्रीक या लैटिन पता होना चाहिए। बोन मैरो, मैरो मतलब होता है माइलो। माइलाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है? बोन मैरो का। ऑस्टियोमाइलाइटिस सुना है आपने। और दूसरा माइलोमा, मतलब बोन मैरो का कैंसर। तो ये सारी कहानी शुरू होती है बोन के अंदर पाए जाने वाले बोन मैरो से। तो जो ये बोन मैरो होता है बोन के अंदर, इसमें मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट, मतलब जो किसी भी तरह के सेल में चेंज हो सकते हैं। ये इनका खानदान है। तो इस खानदान के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये सेल्स ना दो तरह के सेलों में डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक तो ये अपने जैसे और बहुत सारे सेल बनाते रहते हैं, मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल अपने जैसे और बहुत सारे सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, और ये फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। बट इनमें से कुछ सेल जो हैं वो दो रस्तों पर और दो दूसरे रस्तों पर चले जाते हैं। कौन से दो दूसरे रस्तों पर? कि मतलब दो तरह के सेल्स होंगे इनमें से। अब यहाँ से नई कहानी शुरू होती है। तो ये ना इसके दो बच्चे हैं। अब याद रखना, ब्लास्ट यानी मदर सेल होता है, साइट यानी डॉटर सेल। तो इसके ना जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल थे, इनकी दो बेटियां यहाँ पर हुई। ये परनानी है इन सबकी, जो सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में उनकी। तो इनकी जो दो नानियां थी यहाँ पर, इनमें से एक तो मैरो में ही रही और एक मैरो छोड़ के लिम्फॉइड टिश्यू में चली गई। लिम्फॉइड टिश्यू मतलब पेयर्स, पैचेस, लिम्फ नोड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो माइलो मतलब मैरो, तो ये तो वर्क फ्रॉम होम करेगी, क्योंकि ये कहीं बाहर गई नहीं, ये जहाँ पैदा हुई थी वहीं रहती है, घर में। घर मतलब बोन मैरो के अंदर। तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा माइलॉइड स्टेम सेल। और दूसरी वाली नानी जो ऑफिस जाती थी, यानी लिम्फॉइड टिश्यू में जाकर बस गई, उसे वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही, वो बाहर चली गई है, उसको हमने कहा लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो एक तो माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरे हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, तो जो माइलॉइड स्टेम सेल थे मैरो वाले, ये मतलब ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली नानी थी, अब दोनों ने अपने बच्चे पैदा करें। अब आप खुद ही बताओ कौन ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, वो जो ऑफिस जाती है या जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है? वर्क फ्रॉम होम वाली के चार बच्चे पैदा हुए, देखिए। ऑफिस जाने वाली का एक ही बच्चा हुआ। ठीक है, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली थी, पहले इसकी कहानी सुनते हैं। इसके चार बच्चे हुए। पहला बच्चा जो इसका हुआ, फर्स्ट इशू, उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा था। जैसे कहते हैं कई बार एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ उसका बहुत बड़ा सर था, तो उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा था, तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं किया, वो खत्म हो गया। तो फर्स्ट इशू इनका सर्वाइव नहीं किया, खत्म हो गया। मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े न्यूक्लियस था इसका, इसलिए ये बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं किया। इसको बोला हमने मेगा कैरियोब्लास्ट। टुकड़े टुकड़े क्या हुआ, बड़ा हुआ नहीं थोड़ा सा। तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट किसमें बदलेगा? साइट में। ब्लास्ट यानी मदर सेल, साइट यानी डॉटर सेल। तो मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बना, और ये साइट बनने के बाद टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। और इससे क्या बनी दोस्तों? इससे बनी प्लेटलेट्स।
तो पहले बच्चे के जो अवशेष थे वही प्लेटलेट के रूप में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। फिर वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का जब दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरा बच्चा भी सन्यासी हो गया। पहला बच्चा तो न्यूक्लियस बड़ा सा था, वो सर्वाइव नहीं किया, टुकड़े टुकड़े हो गया, इन टुकड़ों को हम प्लेटलेट कहते हैं। दूसरा बच्चा भी सन्यासी हो गया, मतलब उसे डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई क्रेज ही नहीं है। उसने कहा मेरे पास जो है वो भी सब मैं त्याग दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसने अपना सब कुछ त्याग दिया, गौतम बुद्ध की तरह ये सन्यासी हो गया। इसने बोला मैं अपना न्यूक्लियस भी त्याग दूंगा। जब ये बना था, पैदा हुआ था, इसके पास न्यूक्लियस था दोस्तों, इसके पास न्यूक्लियस था और ये कहलाता था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। लेकिन बाद में इसने अपना न्यूक्लियस भी छोड़ दिया, इसने अपने सेल ऑर्गेनेली भी त्याग दिए, इसने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ कॉर्पस्कल या खोखा रख लिया एक। और ये रेटिकुलोसाइट जब ये बन रहा था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, तो ये अपने ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेली को सबको सेक्रीफाइस कर रहा था। और एंड में फिर ये एक इरिथ्रोसाइट बन गया, जो दरअसल रेड ब्लड सेल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस एक खोखा है, कॉर्पस्कल है, सेल मेम्ब्रेन का एक बना हुआ बॉक्स। तो ये इनका दूसरा बेटा था आरबीसी, पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही बना, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में काम आता था। अब जो इसकी तीसरी बेटी थी माइलॉइड स्टेम, वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की, उसके 3 बच्चे हुए माइलोब्लास्ट। ये यहीं रही, ये भी मैरो में ही थी, इसके 3 बच्चे हुए। और तीनों बच्चों के शक्ल आप कैसे पहचानोगे? उनके न्यूक्लियस की डिज़ाइन से। यहाँ से डब्ल्यूबीसी स्टार्ट हो गए प्रॉपर। इससे पहले ये प्लेटलेट थी, आरबीसी थी, अब ये सब जो है ना, ये सब डब्ल्यूबीसी बनाएंगे। यानी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी के पहली बेटी ने तो प्लेटलेट, दूसरे बेटे ने आरबीसी और बाकी के 2 बेटों ने डब्ल्यूबीसी बनाया। जबकि जो ऑफिस जाने वाली नानी थी, उसका तो एक ही बेटा हुआ और वो भी डब्ल्यूबीसी ही बनाएगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो तीसरी जो बेटी थी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की माइलोब्लास्ट, उसके 3 बच्चे पैदा हुए। तीनों का जो न्यूक्लियस था वो अलग अलग दिखता है। जैसे एक बच्चा था बेसोफिल, इसका न्यूक्लियस था ना वो एस शेप था ऐसे, और इसको ना बेस, इसके अंदर ग्रेन्यूल थे, पर इन तीनों में ना ग्रेन्यूल थे। दूसरे वाले का न्यूक्लियस ऐसा था, इसमें 3 लोब, इसमें 4-5 लोब, और तीसरे वाले का सोनी के हेडफोन की तरह, है ना। तो लेकिन ये जो तीनों बच्चे जो इस तीसरी वाले माइलोब्लास्ट के हुए, इन तीनों के ना ग्रेन्यूल्स थे, ग्रेन्यूल्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेन्यूलोसाइट। बहुत इन्होंने एक्ने गार्ड लगाया, क्लियर सील लगाई, लेकिन ग्रेन्यूल थे ही इनके चेहरों पे, इनके अंदर। और ये ग्रेन्यूल पता है, तीनों के ग्रेन्यूल अलग अलग डाई से, जैसे अलग अलग चॉइस होती है, किसी को एसिड पसंद है, किसी को बेस, तो इसके ग्रेन्यूल्स को ना बेसिक डाई पसंद थी, इसके ग्रेन्यूल को न्यूट्रल डाई, और इसके ग्रेन्यूल को एसिडिक डाई। तो यहाँ पे बेसोफिल, इसका नाम फिल मतलब लव, तो इसको बेसिक डाई से इसके ग्रेन्यूल को लगाव था, यहाँ न्यूट्रल डाई से लव था या फिल, और यहाँ पे इओसिनोफिल यानी एसिडिक डाई। तो वो एसिडिक डाई का नाम इओसिन होता है, इसलिए इओसिनोफिलों को हम एसिडोफिल भी कह सकते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो ये तो इसके 3 बच्चे थे। अब जो चौथी बच्ची थी वर्क फ्रॉम होम वाली नानी की, उसने एक ही बेटा पैदा किया और उसका नाम था मोनोसाइट, और इसका न्यूक्लियस जो था वो किडनी शेप था ऐसा। तो न्यूक्लियस के शेप से हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तो ये हो गए। अब जरा इसकी कहानी सुनते हैं, जो ऑफिस गई थी, लिम्फोइड स्टेम सेल वाली नानी, इसने एक बच्चा पैदा किया लिम्फोब्लास्ट। फिर इनके ना 2 बच्चे हुए, लिम्फोब्लास्ट के 2 ही बच्चे हुए। एक बच्चा तो बड़ा एबनॉर्मल सा था, साइज में बहुत बड़ा था, और इसके अंदर भी ग्रेन्यूल थे। तो इसको अपने सगे भाई से इतना लगाव नहीं था, इसका भाई बड़ा सिंसियर था, पढ़ने वाला था, दूसरा वाला, ये सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसने, क्योंकि इसका साइज बड़ा सा था और इसके ऊपर बहुत सारे इसमें ग्रेन्यूल भी थे, तो इसको अपने सगे भाई से ज़्यादा अपने इन 3 कजन्स से लगाव था। ये 3 कजन्स, क्योंकि इनके भी ग्रेन्यूल, इसके भी ग्रेन्यूल, तो ये इनके साथ ज़्यादा रहता था, और ये थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का था, ठीक है। तो इन तीनों ग्रेनुलोसाइट भाइयों में से एक भाई न्यूट्रोफिल वाला, ये और ये वाला भाई मोनोसाइट, ये दोनों मिलकर फेगोसाइटोसिस करते थे, पैथोजेंस को मारते थे। पर इसने अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू कर दी, ये किलर सेल बन गया। ये क्या करता था? ये अपने लेवल पे पैथोजन को मारता था। कैसे मारता था? पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को फोड़ देता था, जिससे उसमें पानी भर जाता था और वो फूट जाती थी। तो इनके सेल अलग तरह से मारता है। जबकि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या करते थे? ये फेगोसाइटोसिस करते थे। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों है फेगोसाइट्स। इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये एक एनके सेल है, नेचुरल किलर सेल। ये पैथोजन को, जहाँ भी पैथोजन छुपा हुआ है जिस सेल में, उस सेल को फोड़ देता था और पैथोजन को मार देता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये सेल्स थे। इधर जो लिम्फोब्लास्ट के, जो एक तो ये गुंडा बन गया, किलर बन गया, दूसरे वाले ने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, ठीक है। उसमें से एक जो है वहीं रहा, घर में रहा, और एक एकेडमी में चला गया कोचिंग करने के लिए, थाइमस। तो थाइमस कहलाती है एकेडमी ऑफ, अन अकेडमी नहीं, एकेडमी, ऑफलाइन कोचिंग, एकेडमी ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये जो था, ये घर में ही रहा, मानी कहाँ रहा? लिम्फॉइड टिश्यू में ही। ये ऑनलाइन पढ़ रहा था, ये ऑनलाइन पढ़ेगा और ये ऑफलाइन पढ़ेगा, ठीक है। तो ये कोचिंग करने चले गए दोनों। तो जो ऑफलाइन पढ़ने गया एकेडमी में, इन लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं टी सेल्स, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो ऑनलाइन पढ़ रहा था, उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स,
ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि हम प्रॉपर ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। प्रॉपर ह्यूमरल इम्यूनिटी इसी को कहा जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड को। तो भाई इतनी बातें मत स्पामिंग मत करो यहाँ पे। हाँ, कोड तो एजी सर लगाया ही था दोनों ने। तो अब ये जो इसलिए दोनों इस लिम्फोसाइट से ये बने, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स से ये इसने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इसने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बेसिकली ये सरकारी नौकरी मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारे ये जो दोनों भाई थे ये पार्ट बने एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है। सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जबकि इनको देखिए आप, ये चारों किसका पार्ट है? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये चारों इनेट इम्यूनिटी का पार्ट थे और इसमें से भी मेन इम्यून वाले सेल्स ये हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और एनके सेल्स। ये फैगोसाइटिक बैरियर और ये नॉन फैगोसाइटिक, क्योंकि ये किलर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी आप समझ गए। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बता रहा था फैगोसाइटिक और नॉन फैगोसाइटिक बैरियर्स को। तो फैगोसाइटिक बैरियर कौन से दो थे? ये देखिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट ही बड़े बड़े होकर क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं माइक्रोब, वायरस, सेलुलर डेब्रिस, ये सबको खा जाते हैं। तो सेलुलर बैरियर्स हम पढ़ रहे थे। तो दो तरह के सेलुलर बैरियर्स थे, याद कीजिए, यहाँ आपने लिखे थे। फैगोसाइटिक, ये मैंने पढ़ा दिए, और नेचुरल किलर। नेचुरल किलर कैसे काम करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनके सेल्स, तो ये क्या करते हैं वो भी देख लो। ये सेल को फोड़ देते हैं। नेचुरल किलर सेल्स सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देते हैं, जिससे पानी अंदर घुसता है और फूट जाता है। यही काम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी करता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। परफोरिन लाइन पोर्स, तो ये जो पोर बनाते हैं, परफोरिन प्रोटीन का पोर बना देते हैं। दे किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स बाय क्रिएटिंग ए परफोरिन लाइन पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पोर से वाटर अंदर इंटर करता है और बर्स्ट करा देता है सेल को। ऐसे मारते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फैगोसाइटिक सेल्स फैगोसाइटोसिस कैसे करते हैं। ये हालांकि इतना डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में, पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले, जैसे किसी एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, सपोज ये जो टिश्यू है यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ये सेल्स है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इस सेल तक जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जा रही है, वो ब्लड वेसल को हम डायलेट कर देते, वो उसका डायलेशन होता है, वेसो डायलेशन। क्योंकि यहाँ पे सपोज ये पैथोजन है जिन्होंने इन्फेक्शन कर रखा है, ये पैथोजेंस हैं जिन्होंने इन्फेक्शन किया, तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेम्ड एरिया में। तो फर्स्ट स्टेप इज वेसो डायलेशन टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन इन्फ्लेम्ड एरिया, कॉजिंग रेडनेस। आपने देखा होगा कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वो एरिया रेड हो जाता है। क्या आपने देखा? लाल लाल हो जाता है, चोट लगती है तो। लाल क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि इन्फ्लेम्ड एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ गया है। ब्लड फ्लो बढ़ गया है तो वहाँ पे आरबीसी बढ़ गए, तो वो एरिया रेड हो गया है। ये था पहला स्टेप, इसको कहते हैं वेसोडाइलेशन। ये कैसे होता है? ये करवाता है हिस्टामीन। तो हिस्टामीन, मास्ट सेल फूटते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया पे, वो हिस्टामीन रिलीज कराते हैं, हिस्टामीन ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। दूसरी चीज, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इस इन्फ्लेम्ड टिश्यू की तरफ, इस ब्लड में आरबीसी हैं, बिल्कुल है। ये आरबीसी ना ब्लड के सेंटर से पेरिफेरी की तरफ माइग्रेट करते हैं। डब्ल्यूबीसी, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी हैं वो क्या करते हैं पता है? वॉल से चिपक जाते हैं, इधर और इधर, इधर और इधर। मतलब जैसे जो पानी का ब्लड का फ्लो है उसके बीच में नहीं रहते हैं, किनारों पर चले जाते हैं। बात समझ में आई? ब्लड के फ्लो का धारा जो है, ब्लड के फ्लो की स्ट्रीम उसके पेरिफेरी पे चिपक चिपक के चलते हैं। किससे चिपक चिपक के चलते हैं? देखो, ब्लड वेसल की वॉल से। इसे कहा जाता है एडिजन। तो क्योंकि इनको बाहर निकलना है, तो जिनको बाहर निकलना है
दे एडियर टू इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल की अंदर वाली सरफेस से चिपक जाते हैं, इसे कहा जाता है एडिजन। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन के बाद एडिजन। अब तीसरा स्टेप, अब ये यहाँ से स्क्वीज होकर बाहर निकलेंगे, छोटी सी जगह से स्क्वीज होकर ये डब्ल्यूबीसी जैसे बाहर निकल जाएंगे, इसे कहते हैं डायपेडेसिस। एडिजन के बाद तीसरा स्टेप होता है डायपेडेसिस। दे स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। तो जिन डब्ल्यूबीसीज को बाहर निकलना है वो डब्ल्यूबीसीज स्क्वीज आउट करते हैं फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, इसे कहते हैं डायपेडेसिस। तो जब ये डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होकर बाहर आ जाते हैं, बाहर कहाँ जाते हैं देखो, जहाँ टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब ये किसकी तरफ बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे पैथोजन की तरफ, और पैथोजन को मारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तीसरा स्टेप था डायपेडेसिस। अब ये पैथोजन की तरफ बढ़ेंगे कैसे, तो आपको पता है ये पैथोजन जो है ना, जैसे एक ट्रेल बन जाती है, कहीं से अगर कोई शिकारी जानवर गया है तो उसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। इसी तरह ये जो पैथोजन्स है ना, ये भी अपना ट्रेल पीछे छोड़ते जाते हैं अपने केमिकल। कुत्ता सूंघता है ना जैसे, वैसे ये सूंघते सूंघते इसकी तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, इस पैथोजन की तरफ, ये डब्ल्यूबीसीज। और पता है इसमें इनकी मदद कौन करता है, इसकी मदद करते हैं ये सेल्स। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स पता है यहाँ चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, सेल भी कुछ केमिकल छोड़ते हैं, SOS, हेल्प हेल्प, समझ रहे हैं बात को। तो वो जो केमिकल छोड़ते हैं ना ये सेल्स, और वो और कुछ प्रोटीन होते हैं, यहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ सेल के बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस में। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है सी प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ना, पुलिस वाले हैं ना डब्ल्यूबीसी, इनको 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 बुलाते हैं, आइए आइए इधर आइए, इधर है गुंडा, यहाँ छुपा हुआ है वो पैथोजन, इस घर में यहाँ पे मार्केट कर रहा है। तो ये सी प्रोटीन जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये डब्ल्यूबीसी को गाइड करते हैं, किधर गाइड करते हैं, टुवर्ड्स द पैथोजन, जहाँ पर भी वो पैथोजन है। तो जैसे ही पुलिस आई, पुलिस की हेल्प करने वाले भी बहुत लोग हैं ना, कौन लोग हैं, उनको गुंडों तक पहुंचाने के लिए, वहाँ की लोकल सिविल लोग जो परेशान हैं इन गुंडों से, जिन पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ घूम रहे हैं कुछ प्रोटीन वोटीन, तो वो इनको ना गाइड करते हैं इन डब्ल्यूबीसी को केमिकल्स सिक्रीट करके, कि इस तरफ बढ़िए, इस तरफ एक ट्रेल छोड़ते जाते हैं। जैसे ना कोई केमिकल बीच में ना एक कलर छोड़ते चले गए, रास्ता बनता चला गया कि इस रास्ते को फॉलो करो, जंगल में पता नहीं चलता ना किधर जाना क्या जाना है, तो ट्रेल बनाते चले जाते हैं। तो वो इनकी ट्रेल बना देते हैं कि इधर है इधर, इसे कहते हैं कीमोटैक्सिस। तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं डब्ल्यूबीसी पैथोजेंस की तरफ। कीमोटैक्सिस समझते हैं ना, अट्रैक्शन, कीमोटैक्टिव मूवमेंट होता है, केमिकल अट्रैक्शन। तो ये डब्ल्यूबीसी की तरफ कीमोटैक्सिस करते हुए इनकी तरफ जाते हैं, और जब ये पहुंच जाते हैं डब्ल्यूबीसी पैथोजेंस के पास, तो ये उनको खा जाते हैं। खा जाने को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो दोस्तों ये 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, और 5वां स्टेप होता है फैगोसाइटोसिस। अब खाएंगे ये, खा जाएंगे उस पैथोजन को ये डब्ल्यूबीसी। कैसे खाएंगे, तो 5वें स्टेप के भी कुछ सब स्टेप्स हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। फैगोसाइटोसिस कैसे होगा, पहले होगा एडियरेंस, यानी चिपकेगा, पहले जाके ना डब्ल्यूबीसी चिपक जाएगा, किससे चिपक जाएगा, पैथोजन से। फिर उसको ऐसे करके खाएगा, पहले चिपकेगा उससे, फिर उसे निगल लेगा, और फिर उसे अपने अंदर लेके मार डालेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। तो चलिए इन स्टेप्स को भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये था वो बैक्टीरिया, और ये आ रहा अपना डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जब बैक्टीरिया के पास आया यहाँ, डब्ल्यूबीसी के अंदर ना लाइसोसोम्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें एंजाइम्स होते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये पहले जाके प्यार से चिपक जाता है, ये डब्ल्यूबीसी यहाँ पहुंचा, और देखो ये आकर चिपक गया इस बैक्टीरिया से। इसे क्या बोलते हैं, एडिजन, एडियरेंस। इसके बाद ये इसे निगल लेता है, और इसको अपने अंदर ले लेता है। ये देखो यहाँ अंदर ले लिया इसको, ये बैक्टीरिया अंदर आ गया यहाँ। अब इसका जब ये अंदर आ गया ना बैक्टीरिया, अब इसकी किलिंग होगी यहाँ पे। तो ये बैक्टीरिया जिस वैक्यूल के थ्रू अंदर आ जाता है यहाँ, इस वैक्यूल को कहते हैं फैगोसोम, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस करने वाली वैक्यूल है ना। इधर ये जो लाइसोसोम एंजाइम्स थे, इन्होंने अपनी एक और वैक्यूल बना ली है, ये लाइसोसोम्स है ना यहाँ पे, इसमें फैगोसाइटोटिक एंजाइम्स है, ये आके फैगोसोम के साथ जुड़ जाती है, और अपने एंजाइम इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज कर देती है। तो ये जो बैक्टीरिया है फैगोसोम के अंदर, इसमें लाइसोसोम आके जुड़ गया है, तो लाइसोसोम ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज कर दिए। अब ये इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे, ये इसकी किलिंग हो जाएगी। समझे बात को, खाकर फिर वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देंगे, ऐसे मारते हैं इसको। ये देखिए इंट्रासेलुलर किलिंग कैसे होती है बैक्टीरिया की। पहले देखिए इंजेक्शन हुआ, ये अटैचमेंट बैक्टीरिया से हुआ, दिख रहा है यहाँ। फिर ये फैगोसोम बन गया, ये अपना मैक्रोफेज है बड़ा वाला। फिर ये फैगोलाइसोसोम बन गया, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, ये लाइसोसोम है, ये फैगोसोम है।
फैगोसोम और लाइसोसोम जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? फैगोलाइसोसोम, जिसके अंदर किलिंग होगी। और ये फैगोलाइसोसोम में मार दिया और ये कचरा बाहर फेंक दिया यहाँ से निकाल के। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ये फैगोलाइसोसोम ये किलिंग कर देता है, लास्ट ठिकाने लगाने के लिए फेंक के चले गए। तो ये जो ये था फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म हो गया। और फिर हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा देखिए आप। हमने इनेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर्स पढ़े, हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े, हमने सेलुलर बैरियर्स पढ़े। कौन कौन से? फैगोसाइटिक सेल्स और कैसे वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। और नॉन फैगोसाइटोटिक सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, ये कैसे मारते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। चौथे जो बैरियर हैं वो है साइटोकाइन बैरियर्स। ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉन फैगोसाइटिक बैरियर्स में ही आते हैं। सॉरी, ये फैगोसाइटोकाइन बैरियर चौथे क्रम के बैरियर। नॉन फैगोसाइटिक बैरियर ये रहे, फैगोसाइटिक नॉन फैगोसाइटिक ये बच गया था। अच्छा, साइटोकाइन बैरियर बहुत छोटे से हैं, मैं बता देता हूँ फिर डाउट्स लूंगा। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है, कुछ प्रोटीन है हमारे अंदर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है इनको, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जिनके बारे में बता रहा था ना अभी, सी प्रोटीन। इनको हम इंटरल्यूकिन्स भी कहते हैं, शायद आपने इनका नाम सुना हो। एक ल्यूकोसाइट सिक्रीट करता है दूसरे ल्यूकोसाइट तक मैसेज पहुंचाने के लिए। छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड की चेन्स है, इंटरल्यूकिन्स ये। और इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? ये कुछ ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स होते हैं। जब कभी भी किसी वायरस इन्फेक्टेड वर्टिब्रेट सेल पर वायरस का हमला होता है, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है प्रॉपर्टी, तो वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन। आप कहेंगे इंटरफेरॉन क्या करता है? ये वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकता है, उसके सेंट्रल डॉग्मा को रोक देता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सुना है आपने ऐसा? कैसे एक वायरस एक सेल पे इन्फेक्ट करता है, ये मैं आपको HIV पढ़ाऊंगा ना जब, तब बताऊंगा, एड्स। तो क्या होता है, वायरस पता क्या करता है? सेल के अंदर घुसता है और सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उससे वो प्रोटीन बनवाने लगता है जो उसको चाहिए, ना कि वो प्रोटीन जो सेल को अपने आप बनाने थे। खुद के प्रोटीन बनवाता रहता है और खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो वो जो वायरस मशीन को हाईजैक करता है ना, सेल मशीनरी को किसी सेल की, ताकि वो खुद के प्रोटीन बनवाए, उस हाईजैकिंग में एक स्टेप होता है ट्रांसलेशन। जब वो उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है तो हम उसको वो स्टेप नहीं करने देंगे। तो वायरस जो है हमें हाईजैक नहीं कर पाएगा। सेंट्रल डॉग्मा में बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। तो आप अभी इतना मान लीजिए कि प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, जो नहीं करने दी जाती है वायरस इन्फेक्टेड सेल को, तो वायरस वाले प्रोटीन नहीं बनते हैं। तो इंटरफेरॉन ना ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनने का काम करते हैं, इंटरफेयर करते हैं वायरस की हाईजैकिंग की प्रोसेस के साथ। जैसे प्लेन को आतंकवादी हाईजैक कर रहे हैं तो प्लेन में कमांडोज आ गए, कुछ कमांडो बैठे हुए हैं प्लेन में, मार्शल्स, अचानक वो उठ जाते हैं एयर मार्शल्स, और वो जो एयर मार्शल्स हैं वो वायरस को प्लेन को हाईजैक करने से रोकते हैं। तो वैसे ही कुछ इंटरफेरॉन्स सिक्रीट होते हैं और वो वायरस को अपना काम करने से रोकते हैं। और ये बड़े ही स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, हर स्पीशीज के लिए अलग बनते हैं ये, हर एनिमल में। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक साइटोकाइन बैरियर है। सी प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो मैंने आपको बताया ना, ये भी इन्फ्लेमेशन, सीआरपी सुना आपने? सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, कई बार ब्लड में नहीं देखा होगा आपने। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं ना, ये भी इन्फ्लेमेशन के समय इंक्रीज हो जाते हैं और ये एम्पलीफाई करते हैं इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को, मतलब उसे बहुत एक्सैजरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को। और यही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपको मैंने बताया ना यहाँ पे क्या करते थे, देखिए फैगोसाइटोसिस करने में भी मदद करते हैं बैक्टीरिया की, इसको पहुंचाते हैं सेल के पास तक, सी प्रोटीन्स। और यहाँ तक कि कई बार जो फैगोसाइटिक बैक्टीरिया होता है ना, फैगोसाइटिक सेल्स, वो बैक्टीरिया को नहीं पहचान पाता ना, तो ये पता है बैक्टीरिया को खुद से चिपका लेते हैं। सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये अपना WBC है, और WBC को ये बैक्टीरिया दिख नहीं रहा, तो सी प्रोटीन आता है और चिपक जाता है इस बैक्टीरिया से ऐसे, और कहता है ये रहा देखो, मुझे देखो, जहां मैं हूं ना यही मैंने इसको पकड़ रखा है, तुमको नहीं दिख रहा है पर मैंने इसे पकड़ रखा है, तो यहीं पे इसको खा जाओ, शायद में मैं भी शहीद हो जाऊंगा लेकिन इसको खा जाओ। जैसे नहीं प्रीडेटर, आपने ऐसी मूवीज देखी है जिसमें एलियंस आते हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई नहीं दे रहा तो कोई जो साइड हीरो था उसने एलियन को पकड़ लिया ऐसे करके और बोला कि ये रहा, मैंने पकड़ा हुआ इधर, ये बम गिरा, मैं भी मरूंगा ये भी मरेगा, और ये मर जाएगा क्योंकि हम उसे हाइट देख नहीं पा रहे। तो वैसे ही WBC को कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, पैथोजन से चिपक जाते हैं और WBC को अट्रैक्ट करते हैं, इधर आओ, इधर खा जाओ इसको। जब इसको खा जाओगे तो ये नहीं मर जाएंगे, पर कम से कम बैक्टीरिया भी मर जाएगा ना साथ में, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। तो ये जो है ना इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरल्यूकिन्स, ये सब चीजें ना साइटोकाइन बैरियर्स में आती है। तो साइटोकाइन बैरियर्स में क्या क्या आता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। WBCs भी इन्फ्लेमेशन के समय एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरल्यूकिन्स का यूज करते हैं, इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजें ना
इनेट इम्यूनिटी में आती है। तो भाई हमने ना इनेट इम्यूनिटी को पूरा पढ़ लिया है। यही सब चीजें यहाँ इनेट इम्यूनिटी के बारे में लिखी हुई है। और जो साइटोकाइन बैरियर होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है पता है आपको? रेडनेस आ जाती है, क्योंकि उस एरिया में ब्लड डायलेशन होता है, हीट, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वार्म ब्लडेड ब्लड ज़्यादा आ रहा है ना, उस एरिया की ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं इडीमा। और वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, तो पेन की सेंसेशन भी बढ़ जाती है। तो रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, ये चार चीज़ें क्यों होती हैं? इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं ना। कौन करवा रहे हैं इन्फ्लेमेशन? ये इंटरल्यूकिन्स वगैरह, तो ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाया। साइटोकाइन बैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन। रेडनेस हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उस एरिया का, उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि उस एरिया की ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो कैपिलरीज में से ज़्यादा प्लाज्मा छन छन कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंचता है। तो ब्लड के डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लाज्मा भी ज़्यादा छन रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। और प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है इस लोकल एरिया में, जो पेन की सेंसेशन को इंक्रीज करता है, तो इडीमा भी हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमने ना आज हमने इनेट इम्यूनिटी पूरा पढ़ लिया है। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन अभी 10 ही मिनट बचे हैं, तो हम डाउट्स ले लेते हैं। आज जो मैंने आपको पढ़ाया इनेट इम्यूनिटी, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउट्स और रेजर हैंड